हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका फिर से एक बार स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स गुरु पर। अपन 3 लेसन की बात कर चुके हैं। अपने 3 लेक्चर कंप्लीट हो गए। यहाँ पर जो चैप्टर नंबर 1 है उसके 4th लेक्चर की आज अपन बात करेंगे। यहाँ पर अपन ने जो 3 लेक्चर है उन 3 लेक्चर्स के अंदर अपन ने सबसे पहले आवेश की परिभाषा और आवेश की प्रकृति का अपन अध्ययन कर चुके हैं। अपन जो सेकंड लेक्चर था हमारे पास में, उस सेकंड लेक्चर के अंदर आवेशन की विधियां अपन ने पढ़ी। आवेशन की विधियां अपन ने 3 प्रकार की विधियां अपन ने देख ली। आवेशन की जो 3 विधियां थी उन 3 विधियों के अंदर नंबर 1 अपन ने देखा घर्षण द्वारा आवेशन, नंबर 2 अपन ने देखा संपर्क द्वारा आवेशन और नंबर 3 अपन ने देखा प्रेरण द्वारा आवेशन। अपना जो 3rd लेक्चर तो था, उस 3rd लेक्चर के अंदर अपन ने आवेश जो है उस आवेश के मात्रकों की अपन बात कर चुके हैं। आवेश के मात्रक कैसे होते हैं, एसआई पद्धति में आवेश का मात्रक क्या होगा, सीजीएस पद्धति में आवेश का मात्रक क्या होगा, आवेश का सबसे छोटा मात्रक क्या होता है और आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है। इन सब चीजों के बारे में अपन यहाँ पर बात कर चुके हैं। जो स्टूडेंट्स आज मेरा वीडियो पहली बार देखेंगे उन सभी स्टूडेंट्स को पूर्णतः कंप्लीट चैप्टर नंबर 1 पूरा समझने के लिए मेरे 3 लेसन पहले से 3 लेक्चर आप देखो, उनको आराम से डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, आपको उनको आराम से आपको समझना है। अब आज अपन जो चौथा लेक्चर है अपना, इस 4th लेक्चर के अंदर आज अपन बात करेंगे आवेश के गुणधर्म के। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चलेगा हमारे पास में यहाँ पर, बोर्ड के एग्जाम के अकॉर्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास में ये। और ये हमारा जो लेक्चर होगा इसके अंदर अपन आज बात करेंगे आवेश के मात्रकों, आवेश के गुणधर्म, आवेश के गुणधर्म, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। आवेश के गुणधर्म क्या होते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज आपके पास में क्या होती है। आज अपन आवेश के गुणधर्मों की बात करेंगे, ठीक है। देखो इधर आप नंबर 1 आवेश का पहला गुणधर्म अपन बात करेंगे। अपन आवेश का जो पहला गुणधर्म है हमारे पास में, जो आवेश की परिभाषा से अपन ले सकते हैं, जब किन्हीं 2 वस्तुओं को घर्षण करवाया जाता है तो उत्पन्न गुण आवेश कहलाता है। आवेश का जो पहला गुण अपन परिभाषा से लिख सकते हैं अपन, जब किन्हीं 2 वस्तुओं को आपस में घर्षण करवाया जाता है तो उन दोनों वस्तुओं के घर्षण करवाने से जो गुण उत्पन्न होगा आपका, उस उत्पन्न होने वाले गुण को अपन क्या कह देते हैं, आवेश। इसी प्रकार आवेश का दूसरा गुणधर्म अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं, आवेश मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। आवेश 2 प्रकार के होते हैं, धनावेश तथा ऋणावेश। आवेश के 2 प्रकार हो गए आपके पास में। आवेश के 2 प्रकार कौन कौन से, एक होगा आपका कौन सा, धनावेश होगा, और दूसरा आपका कौन सा होगा, ऋणावेश होगा। ऐसे ही अपन आवेश के तीसरे गुण की अपन बात करें तो तीसरा गुण अपन इनकी प्रकृति के बारे में कह सकते हैं कि समान प्रकार के जो आवेश होते हैं, समान प्रकार के आवेशों में प्रतिकर्षण, समान प्रकार के आवेशों में प्रतिकर्षण तथा असमान प्रकार के आवेशों में आकर्षण होता है। तीसरा गुण अपन ये लिख सकते हैं, समान प्रकार के आवेशों में प्रतिकर्षण तथा असमान प्रकार के आवेशों में क्या होगा, आकर्षण होगा। ये आवेश की परिभाषा के अनुसार 3 गुण अपन लिख चुके हैं यहाँ पर। नंबर 1, जब किन्हीं 2 वस्तुओं को घर्षण करवाया जाता है तो दोनों वस्तुओं के मध्य जो गुण उत्पन्न होता है, उस उत्पन्न होने वाले गुण को अपन क्या कह देते हैं, आवेश कह देते हैं। दूसरा गुण अपन लिख सकते हैं यहाँ पर, आवेश 2 प्रकार के होते हैं, धनावेश तथा ऋणावेश। और तीसरा गुण अपन यहाँ पर लिखेंगे, समान प्रकार के आवेशों में प्रतिकर्षण तथा असमान प्रकार के आवेशों में क्या होता है, आकर्षण। ऐसे ही अपन आगे चले तो आवेश के चौथे गुण की अपन बात करें, यहाँ पर नंबर 4 की आपके पास में
तो देखो आप इधर आवेश का जो चौथा गुण अपन यहां पर लेंगे वो लेंगे अपन आवेश सदैव, आवेश सदैव योज्यता के नियम की, योज्यता के नियम की पालना करता है। चौथा गुण आप लोगे यहां पर आवेश सदैव योज्यता के नियम की क्या करता है, पालना करता है। योज्यता शब्द का मतलब क्या है? योज्यता शब्द का मतलब यहां पर अपन योग से लेंगे, और योग का मतलब क्या होगा कि किसी भी विलगित गोला है आपके पास में, उस विलगित गोले में उपस्थित यदि कुल आवेश की मात्रा अपन को ज्ञात करनी है तो विलगित गोले में उपस्थित कुल आवेश की मात्रा जो होगी वो कुल आवेश की मात्रा उस गोले में उपस्थित सभी आवेशों के योग के क्या हो जाती है, बराबर। आवेशों की योज्यता शब्द यहां पर ले रहे अपन। योज्यता का मीन्स हो गया योग हो गया, और योग का क्या तात्पर्य होगा कि कोई भी आपके पास में एक विलगित गोला है, इस विलगित गोले में उपस्थित आपको कुल आवेश की यदि मात्रा ज्ञात करनी हो तो विलगित गोले में उपस्थित होने वाले कुल आवेश की जो मात्रा होगी वो कुल आवेश की मात्रा गोले में उपस्थित सभी आवेशों के योग के क्या हो जाती है, बराबर। जैसे अपन इसको यहाँ पर एक एग्जांपल लेकर इस गुण को समझना चाहिए। अपन कैसे समझोगे? ये हमारे पास में कोई एक विलगित गोला है, इस गोले के अंदर आपके पास में यहां पर Q1 आवेश दे रखा है, गोले के अंदर यहां पर Q2 आवेश है, गोले के अंदर यहां पर आपके पास में Q3 आवेश है, ऐसे इस स्थिति पर आपके पास में Q4 आवेश है। अब यदि अपन आवेश की कुल मात्रा देखें कि गोले में कुल कितना आवेश उपस्थित होगा, तो आवेश की कुल मात्रा टोटल चार्ज जो होगा कुल आवेश, वो कुल आवेश Q बराबर गोले में उपस्थित सभी आवेशों के योग के बराबर। तो गोले में उपस्थित सभी आवेशों के योग के बराबर कितनी हो जाएगी? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस कितना हो जाएगा? Q4। तो गोले में उपस्थित कुल आवेश जो हो गया आपके पास में वो कुल आवेश Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। ऐसे आवेशों की योज्यता के लिए अपन ने देखा कि यदि आपके पास में विलगित गोला जो है, उस विलगित गोले के अंदर कुल आवेश की मात्रा, यदि अपन यहाँ पर एक एग्जांपल और ले लेते हैं अपन, ये हमारे पास में विलगित गोला हो गया। इस विलगित गोले के अंदर यहाँ पर हमारे पास में 1 माइक्रोकूलम का आवेश रखा गया है, यहाँ पर हमारे पास में 2 माइक्रोकूलम का आवेश रखा गया है, यहाँ पर हमारे पास में 3 माइक्रोकूलम का आवेश है, यहाँ पर अपन मान लेते हैं -2 माइक्रोकूलम का आवेश। अब आपको यह कहा जाए कि गोले में उपस्थित कुल आवेश की मात्रा ज्ञात करो, तो टोटल चार्ज इन दिस स्फीयर Q इक्वल्स टू अकॉर्डिंग टू आवेशों की योज्यता के नियम से, तो कुल आवेश हो जाएगा Q इक्वल्स टू 1 प्लस 3 प्लस 2 माइनस कितना 2, ये 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, और कुल आवेश की मात्रा Q इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 4 माइक्रोकूलम। तो इस ये जो नियम है, इसी नियम को अपन कहेंगे आवेशों की योज्यता, आवेशों की योज्यता। इसी प्रकार से यहाँ पर एक एग्जांपल और ले लेते हैं अपन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एग्जांपल ले रहे हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। यदि यहाँ पर हमारे पास में ये कोई एक विलगित गोला है आपके पास में, ये फर्स्ट विलगित गोला हो गया आपका, ये हमारे पास में सेकंड गोला है आपके पास में। इस विलगित दोनों विलगित गोलों के अंदर ये हमारे पास में ये जो भाग आपको दिख रहा है ये हमारा छायांकित भाग हो गया, यहाँ पर शेडेड एरिया आ गया आपके पास में, ये छायांकित भाग है आपके पास में। यहाँ पर आपको 2 माइक्रोकूलम का आवेश दे रखा है, यहाँ पर आपको 3 माइक्रोकूलम का आवेश दे रखा है, और आपको ये कहा जाए कि ये जो छायांकित भाग है इसमें यहाँ पर आपके पास में ये जो है यहाँ पर 1 कूलम का आवेश है आपके पास में, यहाँ पर आपके पास में 2 कूलम का आवेश दे रखा है आपको, और फिर आपको ये कहा जाए कि छायांकित भाग जो है आपका, छायांकित भाग में आवेश का मान क्या होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ चार्ज इन शेडेड एरिया, आवेश का मान क्या होगा। तो इस छायांकित भाग में यदि आवेश का मान अपन देखें तो छायांकित भाग में इधर वाले गोले से हमें कोई मतलब नहीं है,
इस गोले से भी हमें कोई मतलब नहीं है, केवल शेडेड एरिया के अंदर टोटल चार्ज आपको देखना है। तो छायांकित भाग में कुल आवेश की मात्रा Q इक्वल टू कितनी हो जाएगी, 1 + 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास में 3 कूलम। तो जो छायांकित भाग है इसमें आवेशों की योज्यता के नियम से छायांकित भाग में कुल आवेश की मात्रा जो हो गई आपके पास में, वो कुल आवेश की मात्रा कितने कूलम हो गई, 3 कूलम। और इसी नियम को कहा जाता है आवेशों की योज्यता। ये जो नियम है आपका, इसी नियम को अपन कहेंगे कौन सा नियम, आवेशों की योज्यता। इसी प्रकार अपन आगे चलते हैं। यहाँ पर ये हमारे पास में 3 गुण 4 गुणधर्म अपन देख लिए। नंबर 5 की अपन बात कर रहे हैं। 5वां गुणधर्म, आवेश जो होगा आपका, आवेश सदैव संरक्षित रहता है, संरक्षित रहता है। 5वां गुण जो है आपका आवेश के संदर्भ में, वो आवेश के संदर्भ में 5वां गुण अपन ले रहे हैं। आवेश जो है वो आवेश सदैव संरक्षित रहता है। संरक्षित किस प्रकार रहता है, आवेश सदैव संरक्षित रहता है तथा इसके साथ में अपन और जोड़ देते हैं यहाँ पर, तथा ऊर्जा संरक्षण के नियम की, ऊर्जा संरक्षण के नियम की पालना करता है। दोनों ही चीजें अपन देखें यहाँ पर, आवेश सदैव संरक्षित रहेगा और संरक्षित रहने के साथ साथ ये जो आवेश है ये ऊर्जा संरक्षण के नियम की भी क्या करता है, पालना करता है। किस प्रकार से करता है अपन देखें कि आवेश का संरक्षण किस प्रकार से होता है। तो आवेश के संरक्षित रहने से तात्पर्य यहाँ पर होगा कि किसी भी गोले में उपस्थित या कोई भी परमाणु जो है उसमें उपस्थित होने वाला कुल आवेश जो होता है, वो कुल आवेश का मान कभी भी परिवर्तित नहीं होता। आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और आवेश को नहीं नष्ट किया जा सकता है। केवल आवेश एक वस्तु से दूसरी वस्तु में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। जैसे एक एग्जांपल लेके अपन बात करते हैं इसकी। यहाँ पर मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। कुल आवेश आपका संरक्षित रह रहा है, दैट मीन्स टोटल चार्ज को अपन सिग्मा से रिप्रेजेंट कर देते हैं अपन, और कुल आवेश सिग्मा Qn कुल चार्ज हो गया आपका। ये कुल आवेश बराबर हमेशा क्या रहेगा, नियत रहेगा। कभी भी आवेश का मान परिवर्तित नहीं होता। कैसे नहीं होता, अपन एक एग्जांपल लेते हैं। यदि रेडियो एक्टिव की बात करें अपन, रेडियो एक्टिव पदार्थों की यदि अपन बात करें, तो रेडियो एक्टिव पदार्थ जो होंगे, उन रेडियो एक्टिव पदार्थ जिसको अपन आगे के लेक्चर्स में अपन इनको ज्यादा डीपली अपन बात करेंगे, चैप्टर नंबर 15 अपन देखेंगे तब। इन रेडियो एक्टिव पदार्थ जिसके अंदर महत्वपूर्ण तत्व होता है यूरेनियम। यूरेनियम जो होता है वो एक रेडियो एक्टिव पदार्थ है। इस यूरेनियम का परमाणु क्रमांक आपका 92 हो गया। यूरेनियम को अपन U से प्रतीक प्रदर्शित कर देते हैं और आपके पास में इसकी द्रव्यमान संख्या जो हो गई वो कितनी होगी, 238, यानी 92 यूरेनियम 238। इस 92 यूरेनियम 238 से जब अपन एल्फा क्षय करवाते हैं, एल्फा क्षय करवाने का मतलब क्या है आपका यहाँ पर, कि यूरेनियम जो तत्व है, इस यूरेनियम तत्व से अल्फा जो तत्व है या अल्फा जो कण है, इसको यहां से क्या कर देना है, बाहर निकाल देना है। और ध्यान में रखना है भैया आपको, जब किसी भी तत्व से अल्फा क्षय आपको करवाना है, तो अल्फा क्षय करवाना है तो उस तत्व का परमाणु क्रमांक 2 कम हो जाता है, जबकि उसकी द्रव्यमान संख्या जो होती है वो कितनी कम हो जाती है, 4। जैसे यहाँ पर 92 को यदि अपन देखें तो ये 92 आपके पास में तत्व का क्या हो गया, परमाणु क्रमांक। जानते हो आप, इतना केमिस्ट्री में आपने देखा होगा, 92 तो हमारा परमाणु क्रमांक है। 238 की बात करें तो 238 आपके पास में कौन सी संख्या हो जाएगी, ये द्रव्यमान संख्या हो गई। आपको अल्फा क्षय करवाना है, अल्फा क्षय करवाना है तो परमाणु क्रमांक को 2 कम करना है। 2 कम करोगे तो 92 में से 2 गए तो कितने बचे, 90। 90 नंबर का जो तत्व होता है वो 90 नंबर का तत्व होता है थोरियम। 90 नंबर का जो तत्व होगा आपका वो 90 नंबर का तत्व कौन सा, थोरियम। तो परमाणु क्रमांक तो 2 कम हो गया, जबकि द्रव्यमान संख्या को हमें कितना कम करना है, 4। द्रव्यमान संख्या को 4 कम करोगे तो 238 में से 4 गए तो कितने बच गए, 234 हो गए आपके पास में। समीकरण को बैलेंस करें, संतुलित करें अपन। समीकरण को संतुलित करोगे तो इधर 92 है, यहाँ पर 90 है, तो कितना जोड़ना पड़ेगा आपको, 2 जोड़ना पड़ेगा। 2 नंबर का तत्व जो होगा वो आपका कौन सा होगा, हीलियम होगा। यहाँ पर 238 है, यहाँ पर 234 है, कितना ऐड करोगे, 4 आपको और जोड़ना है, तो 2 हीलियम कितना हो गया, 4। अब यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं कि आवेश के संरक्षण की। ध्यान में रखना है,
आवेश जो उत्पन्न होता है, इस आवेश को उत्पन्न करने का मुख्य उत्तरदायित्व जो होता है, वो मुख्य उत्तरदायी कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। आवेश उत्पन्न जो होते हैं, वो आवेश हमेशा किनके कारण उत्पन्न होते हैं? इलेक्ट्रॉनों के कारण। यहां पर देखें अपन, परमाणु क्रमांक जो दे रखा आपको, वो परमाणु क्रमांक आपका 92 है। जो परमाणु क्रमांक होता है वही आपकी प्रोटॉनों की संख्या है। दैट मीन्स प्रोटॉन की संख्या आपकी कितनी हो गई? 92। और किसी भी परमाणु में जितने प्रोटॉन होंगे उतने की उतनी ही मात्रा में क्या रहते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो परमाणु 92 है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी आपकी कितनी हो गई? 92। क्लियर है? यहां पर आपके पास में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या हो गई, वो समीकरण संतुलित होने से पूर्व नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो हो गई वो कितनी हो गई? 92 हो गई। अब यहाँ पर जैसे अपन ने एल पक्ष से करवाया, एल पक्ष से करवाते हैं, यहाँ पर प्रोटॉनों की संख्या देंगे तो यहाँ पर प्रोटॉन कितने? 90। जितने प्रोटॉन है उतने के उतने ही क्या रहेंगे? इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो भी कितने हो जाएंगे? 90 हो गए। और इधर पहुंचोगे, यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन आपके कितने हो गए? 2। और जितने प्रोटॉन उतने के उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 2। तो समीकरण में एल पक्ष से होने के पश्चात टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? ये तो 90 हो गए, ये कितने हो गए? 2 हो गए। तो कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या 90 प्लस कितनी हो गई? 2 बराबर कितनी? 92। एल पक्ष से होने से पूर्व कुल इलेक्ट्रॉन कितने थे? 92। एल पक्ष से होने के पश्चात कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई? 92। क्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कोई परिवर्तन हुआ क्या? नहीं। देख रहे अपन, पहले भी 92 थे, बाद में भी आपके पास में कुल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 92। यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं है। और जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं है, तो अभी अपन ने बात की थी कि आवेश को उत्पन्न करने के लिए मुख्य उत्तरदायी जो होते हैं, वो मुख्य उत्तरदायी आपके कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन समीकरण को संतुलित होने से पूर्व भी इलेक्ट्रॉन 92 थे। जैसे अपन ने एल पक्ष से करवाया, एल पक्ष से करवाने के बाद में भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई? 92। दैट मीन्स अपन कह सकते हैं कि आवेश का मान जो रह रहा है, वो आवेश का मान क्या रह रहा है? नियत रह रहा है, परिवर्तित नहीं हो रहा है। केवल आवेशों को अलग अलग, इसको अपन क्या कर सकते हैं? एक स्थान से दूसरे स्थान पर या एक रूप से दूसरी वस्तु के अंदर रूपांतरित किया जा सकता है, ट्रांसफर किया जा सकता है। आवेश जो होता है वो प्रत्येक स्थिति में हमेशा आपका क्या बना रहता है? नियत बना रहता है। तो अपन कह सकते हैं 5वें गुण के आधार पर आवेश सदैव संरक्षित रहता है तथा ऊर्जा संरक्षण के नियम की क्या करता है? पालना। आवेश सदैव संरक्षित रहेगा और संरक्षित रहने के साथ साथ ऊर्जा संरक्षण के नियम की भी क्या कर देता है? पालना कर देता है। यह 5वां गुणधर्म हो गया आपके पास में। अब अपन अगले गुण की बात करते हैं, यहाँ पर नंबर 6 की देखते हैं अपन। छठे गुण की अपन बात कर रहे हैं। आवेश के संदर्भ में छठा गुण है हमारे पास में आवेश सदैव क्वांटीकृत होता है। आवेश सदैव क्वांटीकृत होता है। छठा गुण अपन ने ले लिया यहाँ पर। और छठा गुण है आपका आवेश सदैव क्या रहता है? क्वांटीकृत। अब आवेश का क्वांटीकरण है क्या आपका, इसके बारे में अपन समझते हैं। यहाँ पर आवेश का क्वांटीकरण, क्वांटिलाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेश का क्वांटीकरण, क्वांटीकरण अपन देखते हैं। यहाँ पर देखो आप इधर, अपन जानते हैं प्रकृति में पाए जाने वाला प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना है। किसी भी परमाणु की मुख्यतः 4 अलग अलग कक्षाएं होती हैं। ये परमाणु की प्रथम कक्षा हो गई, ये परमाणु की दूसरी कक्षा हो गई आपके पास में। यहाँ पर अपन ये परमाणु की तीसरी कक्षा ले लेते हैं अपन, और ये अपन परमाणु की कौन सी कक्षा ले लेते हैं? चौथी कक्षा ले लेते हैं अपन। इन परमाणु की चारों कक्षाओं को क्रमशः अपन एस, पी, डी और एफ से रिप्रेजेंट कर देते हैं अपन। 4 कक्षाएं हो गई परमाणु की यहाँ पर आपके पास में, और इन परमाणु की चारों कक्षाओं को अपन ने किस किस से रिप्रेजेंट कर दिया? एस, पी, डी, एफ से। दूसरी चीज, हमेशा परमाणु में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन परमाणु में सदैव वर्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन परमाणु की एक कक्षा से दूसरी कक्षा में आसानी से आ जा सकते हैं।
अब यहां पर ध्यान देने योग्य बात है आपके पास में, जो इलेक्ट्रॉन परमाणु की सबसे बाह्यतम कक्षा में उपस्थित होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन परमाणु की सबसे बाह्यतम कक्षा में उपस्थित होते हैं, उन इलेक्ट्रॉनों को कहा जाता है मुक्त इलेक्ट्रॉन। ध्यान में रखना है, जो इलेक्ट्रॉन परमाणु की सबसे बाह्यतम कक्षा में उपस्थित होंगे, उन इलेक्ट्रॉनों को अपन कौन से इलेक्ट्रॉन कहेंगे? मुक्त इलेक्ट्रॉन। और जो इलेक्ट्रॉन परमाणु की सबसे आंतरिक कक्षा में उपस्थित होंगे, उन इलेक्ट्रॉनों को अपन कहेंगे बद्ध इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन परमाणु की सबसे आंतरिक कक्षा में उपस्थित होंगे, उन इलेक्ट्रॉनों को अपन कौन से इलेक्ट्रॉन कहेंगे? बद्ध इलेक्ट्रॉन। और जो इलेक्ट्रॉन परमाणु की सबसे बाह्यतम कक्षा में उपस्थित होते हैं, उन इलेक्ट्रॉनों को कौन से इलेक्ट्रॉन कहते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन परमाणु की प्रत्येक कक्षा में आसानी से आ जा सकते हैं। क्या कभी ऐसा संभव है कि पहली कक्षा से दूसरी, तीसरी, चौथी कक्षा में आधा इलेक्ट्रॉन जा सकता है? क्या पॉसिबल नहीं है। 1/4 इलेक्ट्रॉन गति करे, ये भी पॉसिबल नहीं है। 1/5 इलेक्ट्रॉन गति करे, ये भी पॉसिबल नहीं है। 3/4 इलेक्ट्रॉन गति करे, ऐसे भी पॉसिबल नहीं है। यानी इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरी कक्षा में कभी भी अपूर्ण गुणज के रूप में गति नहीं कर सकते। जब इलेक्ट्रॉन किसी एक कक्षा से दूसरी कक्षा में गति करेंगे, तो या तो कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा? 1 इलेक्ट्रॉन। या फिर कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन। या फिर कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 3 इलेक्ट्रॉन। या फिर कितने इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन। और ऐसे करके डॉट 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 अंतिम आपके पास में कितने इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे? n इलेक्ट्रॉन। यानी कोई भी परमाणु में उपस्थित होने वाले जो इलेक्ट्रॉन है, वो परमाणु में उपस्थित होने वाले इलेक्ट्रॉन जब एक कक्षा से दूसरी कक्षा में गति करते हैं, तो हमेशा पूर्ण गुणज के रूप में, वर्ड को एकदम ध्यान में दे लो, हमेशा इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरी कक्षा के रूप में किसके रूप में गति करेंगे? पूर्ण गुणज के रूप में। और पूर्ण गुणज के रूप में गति करने वाले कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई? Ne। ये कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या Ne जो है, यही कुल आवेश Q के क्या हो जाती है? बराबर। जो आपके पास में एक कक्षा से दूसरी कक्षा में गति करने वाले कुल इलेक्ट्रॉन आपके जो Ne हो गए, ये कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या Ne ही किसके बराबर होगी? कुल आवेश के। दैट मीन्स Q बराबर आपके पास में कितना हो जाएगा? Ne। कुल आवेश की मात्रा जो हो गई, वो कुल आवेश की मात्रा Q बराबर कितनी आ गई? Ne। जहां पर Q जो है आपका, इस Q को तो कहेंगे अपन कुल आवेश, टोटल चार्ज हो गया आपके पास में। N बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई आपके पास में। और E जो आपको दिख रहा है, इस E को कहा जाता है एक इलेक्ट्रॉन का न्यूनतम मान। एक इलेक्ट्रॉन का न्यूनतम मान। और ध्यान में रखना भैया आपको, एक इलेक्ट्रॉन जो होता है, इसका न्यूनतम मान होता है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। आवेश की चार्ज की अपन पहले बात कर चुके हैं। एक इलेक्ट्रॉन जो होगा, उस एक इलेक्ट्रॉन का न्यूनतम मान होगा 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। और ये जो Q बराबर Ne है, इसी को कहा जाता है आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण। जो Q बराबर Ne आ गया हमारे पास में, इस Q बराबर Ne को ही अपन क्या कहेंगे? आवेश का क्वांटीकरण। सीधी सी सिंपल भाषा में मैंने आपको समझा दिया एकदम। यहाँ पर आवेश का क्वांटीकरण, कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी परमाणु की एक कक्षा से दूसरी कक्षा में कभी भी अपूर्ण गुणज के रूप में गति नहीं कर सकते। जब इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरी कक्षा में गति करते हैं, तो हमेशा किसके रूप में गति करेंगे? पूर्ण गुणज के रूप में। पूर्ण गुणज के रूप में गति करने का मतलब या तो 1 इलेक्ट्रॉन, या 2 इलेक्ट्रॉन, या 3 इलेक्ट्रॉन, या फिर टोटल कितने? n इलेक्ट्रॉन। और ये जो कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, ये कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही किसके बराबर होगी? कुल आवेश के। दैट मीन्स कुल आवेश Q बराबर कितना हो जाएगा? Ne। जहां पर Q बराबर तो क्या हो गया आपके पास में? कुल आवेश हो गया। N बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई। E बराबर एक इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया? न्यूनतम मान। और एक इलेक्ट्रॉन का न्यूनतम मान कितना होगा? 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। और इसी को क्या कहेंगे अपन? आवेश का क्वांटीकरण। ध्यान में रखना है।
जो इलेक्ट्रॉन परमाणु की सबसे बाह्यतम कक्षा में उपस्थित होंगे उन इलेक्ट्रॉनों को अपन कौन से इलेक्ट्रॉन कहेंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन। और जो इलेक्ट्रॉन परमाणु की सबसे आंतरिक कक्षा में उपस्थित होते हैं उन इलेक्ट्रॉनों को अपन कौन से इलेक्ट्रॉन कह देते हैं, बद्ध इलेक्ट्रॉन। क्लियर है। ये हमारे पास में आवेश के अपन ने 6 गुणधर्म अपन ने देख लिए। नंबर 1, आवेश की परिभाषा के अनुसार जब किन्हीं दो वस्तुओं को आपस में घर्षण करवाया जाता है तो उत्पन्न होने वाले गुण को अपन क्या कह देते हैं, आवेश। नंबर 2, आवेश मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, धनावेश तथा ऋणावेश। नंबर 3, समान प्रकार के आवेशों में प्रतिकर्षण तथा असमान प्रकार के आवेशों में आकर्षण होता है। नंबर 4, आवेश सदैव योज्यता के नियम की क्या करते हैं, पालना करते हैं। नंबर 5, आवेश सदैव संरक्षित रहता है तथा यह ऊर्जा संरक्षण के नियम की क्या करता है, पालना। और नंबर 6 अपन ने देखा, आवेश सदैव कैसा होता है, क्वांटीकृत होता है। ये हमारे पास में आवेश के 6 गुण हो गए। मोस्ट ऑफ एग्जाम के अंदर आपको आवेश के 2 या 4 गुण आपको पूछे जाते हैं, जो आपका 2 नंबर का क्वेश्चन होगा या फिर 1 नंबर का क्वेश्चन होगा। आसानी से आपको इस क्वेश्चन को आप आराम से 6 गुणों में से कोई भी 2 गुण या 4 गुण आसानी से लिख सकते हो। ये हमारे पास में लेक्चर नंबर जो 4 है, इस लेक्चर नंबर 4 के अंदर अपन ने आवेश के गुणधर्मों की अपन ने बात कर ली। अब अपना नया वीडियो जो आपने नेक्स्ट डे आपका जो नया वीडियो आएगा उस नेक्स्ट डे नए वीडियो के अंदर आवेश के गुणधर्म और आवेश के गुणधर्म में मुख्यतः आवेश का क्वांटीकरण है। इस आवेश के क्वांटीकरण से संबंधित अपन महत्वपूर्ण क्वेश्चन कल इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। इस आवेश के क्वांटीकरण के संबंधित अपन महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल सरल करेंगे और उसी के साथ में अपन अगला टॉपिक लेकर चलेंगे कूलॉम का नियम। क्लियर।